हेलो एवरीवन। आज से हम लोग जो है क्लास 12th मैथमेटिक्स का कुछ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टर्म 1 हो चुका है बोर्ड क्लास 12th बोर्ड का। तो टर्म 2 में जो पहला चैप्टर है जहाँ से स्टार्ट होगा मैथमेटिक्स का, दैट इज इंटीग्रेशन। और सारे जो पोर्शंस होंगे वो एनसीईआरटी से होंगे। तो आज पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर बाय लेक्चर आपके टॉपिक्स आगे कवर होते रहेंगे और पूरा जो टर्म 2 का सिलेबस है वो इन वीडियोस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे से डिस्कस करते हैं चैप्टर 7, दैट इज इंटीग्रेशन। पहले कुछ बेसिक्स आपको बतानी पड़ेंगी, थ्योरी समझाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पर आएंगे और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चलते रहेंगे। 7th चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक नया चैप्टर आपके सामने आ रहा है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को समझने से पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन आता ही होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये समझने के लिए है कि इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का जस्ट वो रिवर्स है। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। फिर टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन, to find integration of any function, it is also said to be एंटी-डेरिवेटिव, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन के उल्टा है, डिफरेंशिएशन के रिवर्स है, इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का यदि हमें इंटीग्रेशन करना है, इट इज ऑल्सो सेड टू बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लेते हैं हम लोग जैसे करते थे, मान चलो किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ एनी फंक्शन fx। किसी भी फंक्शन को मान के चलिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक डिफरेंशिएट करके हम इस तरीके से लिखते हैं f'(x), यानी कि fx को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो f'(x) आ रहा है। तो इसका मतलब है यदि हम f'(x) को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें fx मिलेगा। इसका मतलब उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। इट इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन का एक, दिस इज द साइन फॉर इंटीग्रेशन, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से लिखना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) dx विल बी इक्वल टू fx। ये चीज आपको ध्यान देनी है। मींस हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करके कुछ नया फंक्शन आ रहा है जिसको हम लोग f'(x) भी कहते हैं। उस फंक्शन को जो डिफरेंशिएट करके उस फंक्शन को यदि हम वापस इंटीग्रेट करते हैं तो वही फंक्शन रिपीट हो जाए, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ f'(x), और इंटीग्रेशन में यहां dx लगाएंगे छोटा सा पार्ट, और दैट इज इक्वल टू fx। इसीलिए इसको इंटीग्रेशन रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, और इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, मान के चलिए अगर हम f'(x) ना ले, मान के चलो कभी कभी ऐसे भी समझ सकते हैं हम। मान के चलो हम किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d/dx ऑफ fx कर रहे हैं। मान के चलिए वो डिफरेंशिएट करें, हमें पता है f'(x), मान चलो उसको कोई नया फंक्शन मान लेते हैं gx, यानी कि हम लोग ये मान रहे हैं कि gx इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू f'(x). gx इज नथिंग बट f'(x). ओके, तो इसका मतलब है कि हम ये समझ सकते हैं कि fx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो gx आ रहा है, यानी कि gx को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू fx। ये चीज आपको ध्यान देनी है। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का ये साइन लगाना पड़ेगा और आपको dx साथ में लिखना पड़ेगा। तो आमतौर पर जब भी किसी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट और जोड़ दिया जाता है। जैसे एक कांस्टेंट यहां पर, एक एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब कोई ऐसा कांस्टेंट यहां पर जोड़ दिया जाता है। सिचुएशन कुछ इस तरीके से मान के चलते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा है, किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फंक्शन के साथ एक कोई कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है, मान के चलो किसी फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है, इसको यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए fx को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें पता है कि f'(x) मिला, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस f'(x) को इंटीग्रेट कर रहे हैं, f'(x) कह लीजिए चाहे gx कर लीजिए, इसको यदि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फंक्शन आ जाएगा fx प्लस सम कांस्टेंट c। यानी कि जब भी किसी फंक्शन को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक नया फंक्शन आएगा और साथ में एक कांस्टेंट जरूर आएगा।
ये बात ध्यान देनी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, यानी कि इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट आप किसी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, उनको हम लेटर ऑन सीखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, वहां पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, इन जनरल अगर क्या कहा जाता है कि इंटीग्रेशन से हमें क्या फायदा है, कि इंटीग्रेशन का जो सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली हमको इंटीग्रेशन क्यों सिखाया जा रहा है, इसका मेन मकसद क्या है। पहला ये है टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव पता करना। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ, इंटीग्रेशन का पर्पस ये है, इट मीन्स दैट इफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज गिवन, मान के चलो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज गिवन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, वी कैन कैलकुलेट द फंक्शन यूजिंग इंटीग्रेशन, इसका मतलब है कभी भी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करके कोई नया फंक्शन दे रखा है, यानी कि किसी का डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज गिवन, जैसे मान के चले अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर एफ एक्स को हम डिफरेंशिएट करते तो एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स यदि हमें गिवन है और वापस यदि हमें एफ एक्स पता करना है, यानी कि टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, इट मीन्स दैट इफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज गिवन तो वी कैन कैलकुलेट द फंक्शन यूजिंग इंटीग्रेशन। ये इसका इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस तो ये है। सेकेंड जो सिग्निफिकेंस है वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में होगा, या इसी चैप्टर के लास्ट में होगा। वो सेकंड फंक्शन, सेकंड मतलब इंपॉर्टेंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, इंटीग्रेशन इज यूज्ड to find the area integration is used to find the area under the curve given curve. Integration is used to find the area under the given curve with some conditions. कुछ conditions होंगी, यानी कि इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है। मान के चले कोई हमें दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ दे रखा है, मान के चलो इधर y मान लेते हैं, इधर x मान लेते हैं, और ग्राफ रैंडमली इस तरीके से मान लेते हैं। अगर हमें इसके अंदर का एरिया पता करना है, इसके अंदर का एरिया पता करने का मतलब है कि ये ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ग्राफ का एंड पॉइंट है। अगर हम इसके यहां से एक वर्टिकल लाइन यहां डाल दें एक्सिस पर और यहां पर एक वर्टिकल लाइन डाल दें इस तरीके से, अगर हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है तो दिस एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेशन की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। वही हमें करना पड़ेगा। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कुछ फंक्शन दिया रहेगा, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें रिजल्ट आ जाएगा। अभी फिलहाल ये बात की बातें हैं, तो अभी हमें समझना है कि इंटीग्रेशन का मेन कर्व है, मेन मकसद ये है कि कोई कर्व बना है, उसके अंदर का कितना एरिया होगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड, क्षेत्रफल कितना होगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इंटीग्रेशन। ओके, अच्छा, सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 को आने से पहले हमें अपने बेसिक फॉर्मुलेस आने चाहिए। तो यदि हमें डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मुलेस याद हैं तो हम बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस आपके सामने लिख रहे हैं। अच्छा, हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिफरेंशिएशन की सहायता से ही याद किए जाते हैं। जैसे मान के चलिए एक हम लिखते हैं, मान के चलो आपसे पहला फंक्शन है डी बाई डी एक्स। मान के चलो हमने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी एक्स मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स के फॉर्म में जो भी चीजें होती हैं उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जब भी हम एक्स की पावर एन का, आपने स्टडी किया होगा कि अगर हम एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का आपने स्टडी किया होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एन और एक्स एन माइनस वन। मीन से पावर एक आगे, एन पावर आगे आ जाती है और एक पावर एक्स की कम हो जाती है।
तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बताइए इसका क्या होगा। इसके नीचे n+1 है, वो तो एक जस्ट एक नंबर है, वो तो डिवाइड है, वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो n+1 को हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो xn का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n-1। तो xn+1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, xn+1 का डिफरेंशिएशन होगा n+1 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि इधर पावर अगर n+1 है तो इसकी पावर रह जाएगी x⁴n, क्योंकि एक n होता था तो एक पावर कम हो जाती थी यहां पर। वैसे भी आपको पता है डिफरेंशिएशन में एक पावर कम होती है, तो n+1 इंटू xn और डिवाइडेड बाई ये n+1 लगा हुआ है, यानी कि कुल मिला के आपका रिजल्ट आ जाएगा xn। यानी कि इस पूरे को डिफरेंशिएट करें तो xn आ रहा है। इसका मतलब है यदि हम इस xn को इंटीग्रेट करें, यानी कि इसको डिफरेंशिएट, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये फंक्शन आ रहा है, यानी कि इस फंक्शन को यदि हम इंटीग्रेट करें तो x की पावर n dx लगाना पड़ेगा हमें। और ये अगर हम इसको इसको डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है, तो यानी कि इसको हम वापस यदि इंटीग्रेट करेंगे तो यही फंक्शन आएगा, यानी कि इट विल बी इक्वल्स टू xn+1 अपॉन n+1 प्लस सम कांस्टेंट c के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड हम ये लिख सकते हैं, हमें पता है कि d/dx ऑफ sin x, sin x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं cos x होता है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको sin x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं cos x, तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विल बी सिंपली इक्वल्स टू, cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस sin x मिलेगा, तो sin x प्लस दैट इज c। ये सेकंड फंक्शन। आप इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन आप बना सकते हैं जो भी आपने पहले डिफरेंशिएशन में किए। तो थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। द थर्ड फॉर्मूला इज d/dx ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, यानी कि यदि हम इस sin x को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, आप कहेंगे माइनस साइन का आगे, माइनस साइन को हम दूसरी तरफ भी ले सकते हैं, यहां सिंपल करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx विल बी इक्वल टू, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस cos x आएगा, तो माइनस साइन को उधर ले लें तो ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। ओके, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, d/dx ऑफ tan x। हम जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। इसका मतलब है यदि हम इस sec² x को इंटीग्रेट कर दें dx के, तो ये हो जाएगा tan x प्लस c। ओके, सिंपल। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, d/dx ऑफ cot x। cot x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं माइनस cosec² x। इसका मतलब है यदि हम इस cosec² x को इंटीग्रेट करें, cosec² x इंटीग्रेशन आपको dx लगाना पड़ेगा, और तो ये माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cot x प्लस सी। ओके, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cot x प्लस सी, सिंपल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, सिक्स्थ वन, d/dx ऑफ, अब लेते हैं हम sec x। हमें पता है sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। इसका मतलब है यदि हम इस sec x tan x को इंटीग्रेट करें, यानी कि sec, कभी आपके पास फंक्शन आए sec x tan x, उसको इंटीग्रेट करना है तो आप सीधे से इसको लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू sec x प्लस c। ओके, ये हो जाएगा आपका sec x प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला सेवेंथ, d/dx ऑफ cosec x। आप जानते हैं cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ cosec x cot x, यानी कि यदि हम इस cosec x cot x को इंटीग्रेट करें, cosec x cot x को इंटीग्रेट करें, तो ये डेफिनेटली आ जाएगा माइनस cosec x प्लस सी, माइनस ऑफ cosec x प्लस माइनस ऑफ cosec x प्लस सी, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। ओके, अब ये तो है एल्जेब्रिक का, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक का। अब इनवर्स देखते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, एट्थ फॉर्मूला। हमें पता है कि d/dx ऑफ
साइन इनवर्स एक्स इट इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि यदि हम अगर आपके पास कभी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन आए, इसको यदि आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट दैट इज सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब है यदि हमारे पास कभी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आए dx, अब आप सोचेंगे वहां ऊपर भी तो यही सेम चीज है, तो 1/√, और ये भी है, तो यानी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करके हम साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, और इसके हिसाब से देखा जाए तो इसको हम माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है यदि हम इसको इंटीग्रेट करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास कभी एक फंक्शन आए उसको इंटीग्रेट करने को कहा जाए तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, इस तरीके से चीजों को हम बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 11th d/dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है यदि हमारे पास कभी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आए तो ये फिर ऊपर जैसा बन रहा है, तो इसकी जगह tan इनवर्स एक्स लिखा तो हम माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट दैट इज सी। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। d/dx ऑफ sec इनवर्स एक्स। sec इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब है कि यदि आपके पास कभी इंटीग्रेशन करने को आए कि भैया जरा 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करिए, dx इंटीग्रेट करिए, तो यही आ जाएगा दैट इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। ओके, चलिए अगला देखते हैं d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। यदि आपके पास कॉसेक इनवर्स एक्स है तो कॉसेक इनवर्स एक्स में कुछ नहीं होता है, सेक का यदि याद है तो आप बस माइनस लगा दीजिए, -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब है कभी हमारे पास इंटीग्रेशन करने को यही फंक्शन आ जाए 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। हालांकि हम ऊपर देख चुके हैं तो वो सेक इनवर्स एक्स था, तो हम इसको माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए ये तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। हमें पता है कि d/dx ऑफ log x दैट इज सिंपली इक्वल्स टू 1/x। तो इसका मतलब है कभी हमारे पास 1/x आए, 1/x एज अ फंक्शन, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे log of x प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। ओके, log of x प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ex, सॉरी यहां पर हमें लिखना चाहिए था d/dx ऑफ e टू द पावर x, d/dx ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू ex। तो यानी कि अगर हम इस ex को इंटीग्रेट करते हैं तो ये सिंपली हो जाएगा ex प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। यानी कि ex को डिफरेंशिएट करते हैं, आपको पता है ex ही आता है, तो ex को इंटीग्रेट करेंगे तो भी ex ही आएगा। ओके, चलिए एक फॉर्मूला और बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। 16th हमें पता है कि d/dx ऑफ ax अपॉन लॉग ए, थोड़ा स्पेशल तरीके से लिखना पड़ रहा है। अच्छा, ए टू द पावर एक्स का जब हम लोगों ने स्टडी किया था डिफरेंशिएशन में, आपने स्टडी किया होगा, तो d/dx ऑफ ax होता है ax log a। तो यहां पर हमने ax अपॉन log a लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लिखने का तरीका इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ा इजीली बन जाए, और कोई कारण नहीं है। तो ax है तो ax का डिफरेंशिएशन होगा ax log a,
और एक log a हमने पहले से ले रखा है ताकि फॉर्मूला थोड़ा सेटल हो जाए इस वजह से। तो ये log a और log a कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी ax, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ ax अपॉन log a इज बेसिकली ax। तो इसका मतलब है यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे a टू द पावर x dx को, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, दैट इज ax अपॉन log a। ओके, ये अपॉन log a लेने का मतलब सिर्फ ये था कि ताकि ये फंक्शन यहां पर जब डिफरेंशिएट करके सिंपल हो जाए, ताकि इसको इंटीग्रेट करने में, ये फॉर्मूला याद करने में आसानी हो, ax dx इज इक्वल टू ax अपॉन log a। इसका मतलब है जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, अगर आप उनको अच्छे से आपको याद हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। तो ये फॉर्मूले सब आपको पता होने चाहिए ताकि इजीली हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकें। और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस एक कांस्टेंट जरूर लगाना। अगर मैंने कहीं पर कांस्टेंट नहीं लगाया है तो वहां पर आप कांस्टेंट लगा सकते हैं, वैसे तो सब जगह लगाया है, लेकिन आप एक कांस्टेंट जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, किसी फंक्शन प्लस किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके वो कांस्टेंट वाला टर्म डिफरेंशिएट करके जीरो आ जाता है, यानी कि जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन की बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है। तो अब हमें तुरंत एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे पहले जो 7 चैप्टर है ये एनसीईआरटी में, तो एक्सरसाइज 7.1, तो एक्सरसाइज 7.1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस को मैच करा सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, इसीलिए वैसे तो ऐसा लग रहा था कि 7.2 से एक्चुअली इंटीग्रेशन स्टार्ट है, लेकिन यहां पर हमें चीजों को समझना है, इसीलिए हम बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आपके सामने कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ, साफ साफ लिखा हुआ एंटी डेरिवेटिव। अब जिसको ये नहीं पता होगा कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि डिफरेंशिएट करके, डिराइव करके, डिफरेंशिएट करके जो चीज आएगी उसको वापस करना है, यानी कि इंटीग्रेट करना है। तो फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है sin 2x, यानी कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव पता करना है। इसका मतलब है, इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ये मतलब इसका होता है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x का मतलब है वी हैव टू इंटीग्रेट इट। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन जरूर लगाएंगे और साथ में यहां पर dx जरूर लिखेंगे। अच्छा, अब ये फॉर्मूला है कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस कॉस एक्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है dx दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां पर साइन 2x है, यहां पर तो साइन एक्सेस है, तो साइन 2x से घबराने की जरूरत नहीं है। इसको यदि हम इंटीग्रेट करना चाहें तो ये सिंपली इस तरीके से हो जाएगा, साइन x का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2x। हालांकि वो रूल है, लेकिन डायरेक्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं। जब भी साइन x के अलावा कोई और चीज होगी, जैसे 2x है या 3x है या mx है, तो उसका जो कोएफिशिएंट है उससे आप सीधे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इट विल बी इक्वल्स टू सिंपली डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। यानी कि अगर ये साइन 3x होता तो हम माइनस कॉस 3x अपॉन 3 लिख देते। अब आपने एक चीज और देखी होगी, जब हम डिफरेंशिएट करते थे कोई चीज को, जैसे साइन 2x का यदि हम डिफरेंशिएट करते तो साइन 2x का यहाँ तो इंटीग्रेशन चल रहा है, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन आपने स्टडी किया होगा तो साइन 2x का जब हम डिफरेंशिएट करते थे, कभी अगर ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी, यदि हम d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x करते थे तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन होता था cos 2x, और साथ में हम इस चेन रूल से इस 2x को डिफरेंशिएट करते तो इंटू 2 होता था। तो आपने ये देखा है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो x का जो कोएफिशिएंट है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाता था, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको ये ध्यान देना है कि अपॉन में आ जाता है, इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और फॉर्मूले से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां पर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता था, यहां पर साइन का इंटीग्रेशन भी कॉस है। बस अगर साइन का इंटीग्रेशन वहां पॉजिटिव होता था तो यहां साइन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता तो यहां साइन का इंटीग्रेशन माइनस आ जाएगा, बस उल्टा हो जाता है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस ऑफ 3x, बस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको सिंपली करना है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, तो इट इज वेरी इजी।
तो cos 3x का cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। अच्छा, अगर आप कभी कंफ्यूज हो रहे हैं cos और sin में, तो आप ऐसे याद रखिए, अगर cos का डिफरेंशिएट करता तो माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस तो हटा दीजिए, क्योंकि यहां पर अगर वहां डिफरेंशिएशन में माइनस होता तो यहां प्लस ही रहेगा। तो cos 3x का जो इंटीग्रेशन होगा वो सिंपली हो जाएगा sin 3x और अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज 7.1 की है एनसीईआरटी की, दैट इज e टू द पावर 2x। इसका एंटी डेरिवेटिव हमें पता करना है। तो यानी कि इसको हम लोग सिंपली इस तरीके से, एंटी डेरिवेटिव का मतलब उसको इंटीग्रेट करना है, e टू द पावर 2x dx। ओके, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर 2x होगा। उसको सिंपली डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए प्लस सम कांस्टेंट c, बिकॉज इट इज x के साथ एक कोएफिशिएंट लगा हुआ है 2। अगर e टू द पावर 3x होता तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हमें एंटी डेरिवेटिव पता करना है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx, ये हमें पता करना है। अच्छा, अब इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा समझ लीजिए कि अगर यदि ये कुछ ऐसा होता, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, मान के चले ये होता, ये ए एक्स प्लस बी ना होके सिंपली एक एक्स स्क्वायर होता, तो आप इसका इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जैसे एक्स एन का इंटीग्रेशन एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स 3 अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट c, ऐसे होता था। ये चीज होती थी एक्स स्क्वायर के एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट c। तो अभी यहां पर हमने x का स्क्वायर, यानी कि हमने, लेकिन यहां पर एक्सप्रेशन ax प्लस बी है, तो आप बिल्कुल इसको सेम इसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि यदि ये एक्स स्क्वायर होता तो ऐसा आ रहा है, तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, बाकी ये चीजें कांस्टेंट है b, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसे यहां पर कोएफिशिएंट था, जैसे यहां पर 2x था तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, वैसे यहां पर x का कोएफिशिएंट a है, यानी कि वो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज a, यानी कि इसका ये इंटीग्रेशन हो गया प्लस सम कांस्टेंट c। ये बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको इस तरीके से मान लिया। दूसरा तरीका ये है सेकेंड मेथड, मान के चलो आप दूसरा मेथड आप सीधे पूरा ओपन कर दीजिए। जैसे आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर पहला प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x, साथ में लिख देते हैं dx, यानी कि हमने यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा दिया। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो इसको, इस पूरे को a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a स्क्वायर मतलब इस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूरा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 ऑफ ax इंटू बी, तो ये आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट इस तरीके से कर सकते हैं, जब भी कोई फंक्शन आपस में ऐड होते तो हम इनको 1 बाई 1 भी स्टेप बाई स्टेप भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब हर एक टर्म को अलग अलग लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर डी एक्स, ये देखिए बी स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2ab x इंटू डी एक्स। जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको हम बाहर लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म मतलब ये जो ए स्क्वायर है कांस्टेंट है, तो ये इसको हम बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 2ab इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। सिंपल। अब ये ए स्क्वायर टर्म ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स समझना चाहें तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का मतलब है यहां तो कुछ है ही नहीं, एक्स की पावर ही नहीं है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं इट इज एक्स की पावर 0 dx, यानी कुछ ना लिखा हो। तो हमें पता है x की पावर n का फॉर्मूला x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी कि x 0 प्लस 1 का मतलब है x अपॉन 1, यानी कि ये हो जाएगा सिंपली x।
यानी कि जब भी आपके पास सिंपली dx इंटीग्रेशन ऑफ dx आए तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि उसका इंटीग्रेशन हमेशा x ही होगा। अगर ये वेरिएबल चेंज होता है, मान के चलो इंटीग्रेशन ऑफ dy होता है तो y हो जाएगा। अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ dz होता है तो वो z हो जाएगा। तो अभी तो क्योंकि स्टार्टिंग स्टेजेस हैं तो हमने पूरा आपको बता दिया। आगे चल के कभी इंटीग्रेशन ऑफ dx आए तो आप डायरेक्टली उसको x लिख सकते हैं। तो ये b स्क्वायर x हो जाएगा प्लस 2ab, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, अब प्लस एक कांस्टेंट आप लास्ट में इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहां पर जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया, मतलब जो सिंपल मेथड से किया, ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3, और यहां पर ये अगर हम इसमें से कुछ कॉमन वगैरह लें तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम आ जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके भी कर सकते हैं। ये थोड़ा ओपन है, मतलब लंबा करके है पूरा फॉर्मूला पता कर लिया और उसको 1 बाय 1 इंटीग्रेट कर दिया, और यहां पर हमने इसको x की तरह ट्रीट करके ax प्लस बी को x की तरह ट्रीट करके, मतलब x का स्क्वायर, उसी तरीके से बाकी जो कोएफिशिएंट लगे होंगे वेरिएबल के साथ वो नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए ये तो हो गया हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फिफ्थ। फिफ्थ प्रॉब्लम इज sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x इंटू dx। हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसा अभी बताया गया था। जब फंक्शन ऐड है या माइनस में है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन में, तो अलग अलग लिख सकते हैं। sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x इंटू dx। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता था, तो साइन का इंटीग्रेशन भी कॉस होगा, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता था तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस, लेकिन माइनस साइन के साथ। यहां पर ध्यान देना, माइनस हो जाता है। ये बात टेक्निक आप अपना लीजिए कि साइन का डिफरेंशिएट करते थे तो प्लस कॉस एक्स आता था, लेकिन यहां पर यदि हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और कोएफिशिएंट 2 जो है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। हो गया इसका इंटीग्रेशन। माइनस जो कांस्टेंट नंबर लगा रहता है किसी भी फंक्शन के साथ वो तो ऐसे ही रहेगा, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x, और कोएफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे, x का कोएफिशिएंट 3 है, प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। सिंपल। ओके, चलिए ये तो हो गया एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चंस, जिसमें ये कहा गया था एंटी डेरिवेटिव पता करना। नाम थोड़ा ऐसा लिखा गया ताकि आप चीजों को समझें। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें सिंपली लिखा गया है इंटीग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ऐसे लिखे गए, इंटीग्रेट द फंक्शंस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इंटीग्रेट, और सीधे सीधे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, सीधे सीधे बना के दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। चलिए 4 तो ऐसे ही रहेगा, e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x ही रहेगा, और कोएफिशिएंट 3 से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस 1 का मतलब वही x टू द पावर 0। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए 1 dx का मतलब है सिंपली dx, और x टू द पावर 0 dx। तो x टू पावर 0 का मतलब अभी हमने देखा था खाली dx लगा होगा तो x है, अगर आप नहीं समझना चाहते तो x पावर 0 तो x ही आएगा। तो यानी कि इसका रिजल्ट आ जाएगा 4/3 e टू द पावर 3x प्लस इसका इंटीग्रेशन x ही आएगा, प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th। ओके, 7th में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। घबराने की जरूरत नहीं, ये पूरा एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक है। अब कैसे पता करें, पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तभी वो चीजें सिंपल होंगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर जब इस 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, तो सिंपली आ जाएगा -1 इंटू dx। अब तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि 1 dx का मतलब dx है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप समझ रहे होंगे, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू x³ अपॉन 3, और dx का इंटीग्रेशन अब आप समझ गए -x, और एक कांस्टेंट लगाना जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8th में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx
प्लस सी इंटू डी एक्स। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। ओके, हमने आपको बताया था कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं, ए कांस्टेंट है तो ये सिंपली ऐसा नजर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। बी भी बाहर ले सकते हैं और ये सिंपली आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ये सी बाहर ले सकते हैं, ये हो जाएगा सिंपली डी एक्स। अब तो बहुत ही सिंपल है, ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, तो यानी कि ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, ये एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक पावर बढ़ती है, जैसे अगर x की पावर 1 है तो x की पावर 2 हो जाएगा और वही 2 नंबर नीचे लिखा रहता है एक्स एन अपॉन एन प्लस 1 और dx हो जाएगा प्लस सी एक्स। अब इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट लगाना जरूरी है। अभी तक तो हम लोग हर जगह सी यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पर सी आ चुका है तो कंफ्यूजन ना हो जाए तो हम कोई नया कांस्टेंट लगा सकते हैं। मान के चलते हैं उस कांस्टेंट का नाम हमने क्या लिख दिया, दैट इज डी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरी नहीं कि हम सी ही लगाते चले आ रहे हैं। कांस्टेंट है, आप डी भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, चलिए ये हो गया 8th क्वेश्चन। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th कुछ इस तरीके से है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इसको अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। 2 को बाहर ले सकते हैं और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट सी। बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th में देखिए कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन। रूट एक्स वगैरह से घबराने की जरूरत नहीं है। रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, कुछ इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। तो अब ये रूट एक्स है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ठीक है, ये पूरी तरीके से एल्जेब्रिक है, कोई इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, इनवर्स नहीं है, सिंपल है। तो आप पहले ये देखिए रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो पहले आप a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, दिस इज ये इसको हम एज ए मानेंगे और इस वाले टर्म को एज बी मानेंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म 1 प्लस 2 माइनस 2ab माइनस ऑफ 2, a इज रूट एक्स, b इज 1 अपॉन रूट एक्स और dx को यहां साइड में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि x हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर का मतलब हो गया रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो गया x। इसी तरीके से 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, तो यानी कि 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहां से रूट एक्स और रूट एक्स कट जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू डी एक्स। ओके, ये इस तरीके से हो गया। तो ये हो जाएगा फर्दर। अच्छा, अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स। ओके, तो यानी कि ये अब x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन एक्स। कई बार बच्चे 1 अपॉन एक्स में गलती करते हैं। 1 अपॉन एक्स को ऐसे लिख लेते हैं कि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 और फॉर्मूला लगाने बैठते हैं इंटीग्रेशन का, तो एक्स की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, वो डिफाइंड ही नहीं होगा कि -1 प्लस 1 तो एक्स की पावर 0 हो जाएगा और -1 प्लस 1 0 और समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहां पर अप्लीकेबल नहीं है xn+1 वाला। और वैसे भी 1 अपॉन एक्स किसको डिफरेंशिएट करते हैं कि 1 अपॉन एक्स आता है, log x, यानी कि log x को डिफरेंशिएट करके 1 अपॉन एक्स आए तो 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा, ध्यान रखिएगा log x।
और -2 को हम लिखते हैं -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस log x -2 और ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये 1/x का एक ऐसा फंक्शन है जहां आपको ध्यान देना है, वहां पर xn+1 वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है 1/x, क्योंकि वो रीजन भी बता दिया, अगर आप लगाते हैं तो आप कोई रिजल्ट नहीं, गलत रिजल्ट पर आप आ जाएंगे, क्योंकि समथिंग किसी भी चीज को 0 से डिफाइन करेंगे तो वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² इंटू dx। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरी तरीके से एल्जेब्रिक है, जिसमें भी x वगैरह हो समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से एल्जेब्रिक है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, कोई एक्सपोनेंशियल नहीं है, कोई लॉगरिथमिक नहीं है, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। तो कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है इनको, जब तक ये सिंगल नहीं होंगे। देख x³ प्लस 5x² माइनस 4 होता तब तो ठीक है, लेकिन x² से डिवाइड कर दिया, तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² और -4 अपॉन x² इंटू dx, ऐसे लिख लिया। अब x³ अपॉन x² कट के आपका आ जाएगा, ये एक साथ है dx में, कट के आ जाएगा आपका x² से x² कटेगा तो सिंपल 5 बचेगा, और यहां से बचेगा -4 अपॉन x² इंटू dx। ओके, ये मिला। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये x² नीचे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर -2, क्योंकि नीचे अपॉन के नीचे x² है तो ऊपर जाके x की पावर -2 होगा, तभी हम वो xn+1 वाला फॉर्मूला उस पर लगा देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा। अगर हम इसको अब हम डायरेक्ट अलग अलग ना लिखे, एक 1/1 इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है x dx, यानी कि x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो वही x²/2 आ जाएगा। ओके, प्लस 5 dx है, प्लस 5 dx। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले वाले फंक्शन को हमने इंटीग्रेट कर लिया है, इसको काट देते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि वी का स्टूडेंट्स को सब आती समझ में नहीं आ पाएगी, जल्दी से लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx, कॉन्स्टेंट बाहर लिख लिया, -4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 इंटू dx। इस तरीके से सिचुएशन हो गई। तो x dx का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा दैट इज x²/2। ये dx का इंटीग्रेशन x हो गया, तो ये हो जाएगा 5x। अब यहां पर x की पावर -2 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो x की पावर -2 है तो इसका हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, क्योंकि n की जगह -2 रखना है आपको। तो ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ओके, तो इसका मतलब है कि ये आपका कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। इसको हम फाइनली लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x²/2 और ये हो जाएगा प्लस 5x, और ये वाला टर्म ध्यान से देखिए, ये माइनस है, -2 + 1 -1 हो गया, ये -4/-1 तो ये +4 हो गया, और x की पावर -2 + 1 यानी कि x की पावर -1 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c, प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। तो फाइनली हम इसको एक स्टेप में और इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट इक्वल टू x²/2 प्लस 5x प्लस 5x, और अल्टीमेटली इसको हम लिख सकते हैं 4/x यानी कि 4/x प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। ये रिजल्ट इस तरीके से ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, तो इसको आज लेक्चर 1 को यहीं पर खत्म करते हैं, और एक्सरसाइज 7.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं उनको फिनिश करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी पर आएंगे इंटीग्रेट। ये तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, लेकिन इतनी सिंपल एक्सरसाइज आपको हमेशा नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होगा, और जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद असली इंटीग्रेशन, मतलब अच्छे क्वेश्चंस
इंटीग्रेशन अलग अलग तरीके से होते हैं। उसमें जो पहला तरीका होगा नेक्स्ट उसमें वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तरीका होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाया जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको एक एक चीज समझ में आ जाएंगी। खासकर मैंने बहुत धीरे धीरे चला है ताकि वीकर स्टूडेंट्स बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं, स्टार्टिंग स्टेजेस में अच्छे स्टूडेंट्स भी गलतियां करते हैं, इसीलिए इतने सिंपल एक्सरसाइज होने के बाद भी काफी टाइम लिया गया है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।